नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प दस्तावेजों पे बात करने वाले हैं। ये तुर्की की अर्थव्यवस्था और उसकी जो मौजूदा हालत है उस पर रोशनी डालते हैं। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि कैसे एक देश जो कभी तेजी से बढ़ रहा था आज मुश्किलों में फंसा हुआ है। सोचिए जरा, इन स्रोतों के हिसाब से 2014 में $1 का भाव था करीब 2 टर्किश लीरा, और आज वही $1 लगभग 38 लीरा का है। मतलब पैसे की कीमत 90% गिर गई। कमाल है। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के सहारे ये समझने निकलेंगे कि भाई तुर्की की इकोनॉमी में इतना बड़ा फेरबदल क्यों आया, राष्ट्रपति एर्डोगान की जो नीतियां रहीं उनका क्या असर पड़ा, और जैसा इन दस्तावेजों में जिक्र है, भारत पाकिस्तान जैसे मुद्दों से इसका क्या कनेक्शन है। तो चलिए इस पड़ताल में उतरते हैं। पहले ये समझें कि तुर्की की अर्थव्यवस्था एक टाइम पर इतनी अच्छी कैसे चल रही थी, क्या वजहें थी। बिल्कुल। देखिए, स्रोत बताते हैं कि तुर्की की जो शुरुआती कामयाबी थी उसके पीछे कुछ ठोस कारण थे। एक तो उसकी लोकेशन बहुत शानदार है, एशिया और यूरोप के बीच का पुल है ना। दूसरा, उसका अपना ऐतिहासिक वजन है, ऑटोमन साम्राज्य की विरासत। और तीसरा, 2008 में जब दुनिया भर में मंदी आई उसके बाद वहां खूब विदेशी पैसा आया, क्योंकि पश्चिमी देशों में उस वक्त ब्याज दरें लगभग जीरो थीं। एक वक्त तो ऐसा भी था जब लग रहा था कि वो यूरोपियन यूनियन मतलब ईयू में शामिल हो ही जाएगा। तो शुरुआत तो काफी मजबूत लग रही है। फिर ऐसा क्या हो गया कि पूरी कहानी पलट गई। स्रोत कह रहे हैं कि 2013 के बाद, खासकर 2014 में एर्दोगान के राष्ट्रपति बनने के बाद चीजें बदली। हाँ बिल्कुल, स्रोत इशारा करते हैं कुछ बड़ी आर्थिक कह सकते हैं चूकों की तरफ। पहली और शायद सबसे अजीब चूक थी महंगाई से निपटने का उनका तरीका। देखिए, जब महंगाई आसमान छू रही थी, एक पॉइंट पर तो 75% तक पहुंच गई थी, तब नॉर्मल इकोनॉमिक्स के बिल्कुल उलट सेंट्रल बैंक पर दबाव डाला गया कि वो ब्याज दरें बढ़ाएं नहीं बल्कि घटाएं। ब्याज दरें घटा दी बढ़ती महंगाई में। ये तो मतलब सुनने में ही अजीब है। स्रोत क्या वजह बताते हैं इसकी? स्रोत बताते हैं कि इसके पीछे एक दलील ये दी गई कि इस्लाम में ब्याज हराम है। लेकिन नतीजा क्या हुआ? लीरा की कीमत धड़ाम से गिरी और महंगाई और ज्यादा बढ़ गई। ठीक वही हुआ जो अर्थशास्त्री कहते हैं कि होगा। तो ये एक बड़ा रिस्की कदम था जो उल्टा पड़ा। और दूसरी बड़ी गलती क्या बताई गई है? दूसरी गलती थी विदेशी निवेशकों का भरोसा खो देना। 2016 में वहां तख्ता पलट की एक नाकाम कोशिश हुई थी। उसके बाद जो बहुत बड़े पैमाने पर एक्शन लिया गया, लाखों सरकारी कर्मी निकाल दिए गए, हजारों लोग गिरफ्तार हुए, उससे जो बाहर के निवेशक थे वो डर गए। अरबों डॉलर देश से बाहर चला गया और जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी ईयू में जाने की, वो भी लगभग खत्म हो गई। अब बाहर का निवेशक सोचता है कि तुर्की में पैसा लगाना घाटे का सौदा है, क्योंकि लीरा तो गिरती जा रही है। अच्छा, यानी जिस भरोसे पे पहले पैसा आ रहा था वही भरोसा एकदम से टूट गया। और तीसरी गलती का भी जिक्र है शायद। हाँ, तीसरी गलती को स्रोत एक तरह से ध्यान भटकाने की रणनीति कहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बिगड़ रही थी, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए तुर्की को मुस्लिम दुनिया का लीडर बनाने और बाहरी मामलों पर ज्यादा फोकस किया गया। ये दिलचस्प है। स्रोत में एक और बात कही गई है कि चीन की नकल करने की भी कोशिश हुई। वो क्या था? हाँ, ये भी एक पॉइंट है। तुर्की ने सोचा कि जैसे चीन अपनी करेंसी को सस्ता रखकर एक्सपोर्ट बढ़ाता है, वैसे ही वो भी लीरा को सस्ता करके अपना एक्सपोर्ट बढ़ा लेंगे। लेकिन ये दाव भी नहीं चला। क्यों? नहीं, ये उल्टा पड़ गया। क्योंकि देखिए, तुर्की की अर्थव्यवस्था चीन जैसी नहीं है। वो मुख्य रूप से एक्सपोर्ट पर नहीं टिकी है। उसके इंपोर्ट मतलब जो सामान वो बाहर से मंगाता है वो ज्यादा हैं। तो जब लीरा सस्ती हुई तो बाहर से सामान मंगाना और भी महंगा हो गया। इससे अर्थव्यवस्था पर बोझ कम होने के बजाय और बढ़ गया। एक्सपोर्ट उतना बढ़ा ही नहीं। समझ गया। और फिर इसमें ये भू राजनीति वाला एंगल भी आ जाता है। स्रोत बता रहे हैं कि एर्दोगान सरकार भारत पाकिस्तान वाले मामले में खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रही है, हथियार और ड्रोन वगैरह भी दे रही हैं। हाँ बिल्कुल, और स्रोत इसे इसी तरह से देखते हैं कि ये शायद एक कोशिश है अपनी घरेलू आर्थिक परेशानियों से लोगों का ध्यान हटाने के और साथ ही मुस्लिम दुनिया में अपना कद ऊंचा करने की। हम यहाँ बस वही बता रहे हैं जो स्रोत कह रहे हैं, इसमें हमारा अपना कोई मत नहीं है। बिल्कुल, ये स्पष्ट करना जरूरी है। तो कुल मिलाकर इन दस्तावेजों के विश्लेषण से जो तस्वीर उभर रही है उसका सार क्या है?
देखिए, सार ये निकलता है कि तुर्की की जो आज की आर्थिक चुनौतियां हैं, उनके पीछे कई कारण हैं, जैसा कि स्रोत बताते हैं। जैसे कि उनकी परंपरागत आर्थिक नीतियां, राजनीतिक स्थिरता में कमी आना, सेंट्रल बैंक की आज़ादी पर सवाल उठना और शायद, जैसे हमने कहा, घरेलू दिक्कतों से ध्यान हटाने के लिए बाहरी महत्वाकांक्षाओं का इस्तेमाल। और स्रोत के लेखक में आखिर में एक निजी राय भी दी है ना? उसके बारे में क्या कहेंगी? हाँ, वो लेखक का अपना व्यक्तिगत विचार है। वो कहते हैं कि क्योंकि तुर्की पाकिस्तान को सैन्य मदद दे रहा है, इसलिए वो खुद एक पर्यटक के तौर पर तुर्की जाकर अपना पैसा खर्च नहीं करेंगे। उनका ये भी मानना है कि अगर भारतीय पर्यटक भी ऐसा ही करें, मतलब तुर्की का एक तरह से बॉयकॉट करें, तो शायद तुर्की की नीतियों पर कुछ असर पड़ सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि सिर्फ लेखक का अपना नजरिया है जो स्रोत में दिया गया है। सही कहा। तो ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है, वो ये है कि किसी भी देश की जो अंदरूनी आर्थिक नीतियां होती हैं और उसकी जो बाहरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने या कहें कि धाक जमाने की कोशिशें होती हैं, वो उस देश की लंबे समय की स्थिरता पर और दुनिया के बाकी देशों के साथ उसके रिश्तों पर आखिर कितना गहरा असर डाल सकती हैं। ये एक सोचने वाली बात है जो इस पूरी चर्चा से निकलती है।